Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शेखर कभी भूल नहीं सकता था। उसे आज भी याद है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां उसकी जिंदगी बदल गई थी। अमित सिंह, इस आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और एक ऐसी बात कही जिसे सुन के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आने वाली मीडिया के लोग भी आ गए। अमित सिंह ने प्रेस को बुला के बताया कि उसकी मौत कब होगी, कैसे होगी और कहां होगी। सब कुछ उसने खुद ही बताया, एक के बाद एक। पूरे शहर का मीडिया वहां इस अजूबे को कवर करने पहुंच चुका था। अमित ने प्रेस से कहा, मेरे साथ पिछले 15 दिन से अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं। हर रात मुझे एक बच्ची की चीख सुनाई देती है। उसकी चीखों से मेरी नींद उड़ चुकी है। रात को जब कभी अगर नींद आके आंख लग भी जाए तो मोबाइल फोन पे अपने आप ठीक 2:06 पर अलार्म बजने लगता है और उसके बाद मेरे साथ रोज यही होता है। उस रात को भी मैंने मोबाइल फोन में लगे अलार्म को ऑफ किया, उसके बाद फोन को ऑफ कर दिया और उठकर सारी खिड़कियां, दरवाजे सब अच्छे से मैंने बंद किए। पूरे घर को चेक किया, फिर अपने कमरे में आकर लेट गया। काफी देर सिर्फ करवटें ही बदली और आखिरकार नींद आई और आंख भी लगी। लेकिन ठीक 2:06 पे मैंने पहले तो तकिए से अपने कान ढक के सोने की कोशिश की कि शायद आवाज बंद हो जाए, लेकिन आवाज तो तकिए के पीछे से भी बढ़ती जा रही थी और अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मुझ पर हावी होता जा रहा था। मेरा पूरा बदन भारी होता चला जा रहा था। मेरे हाथ पैर नहीं हिल रहे थे और तकिया भी मुंह पे दबते दबते सांस लेने में तकलीफ होने लगी। और तभी एक आवाज के साथ बदन जैसे एकदम से आजाद हो गया। मेरे कान के ठीक पास कोई चीख रहा था। तकिए का दबाव हटते ही मैंने गहरी सांस ली और कमरे की लाइट जलाई तो कमरा पूरा का पूरा खाली पड़ा था। डर और घबराहट से आंसू आ गए थे मेरी आंखों में। रगों में खून दौड़ने की और अपनी धड़कनों की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी उस सन्नाटे में कि तभी रात का वो सन्नाटा और एक आवाज से टूटा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हमें निकालो यहाँ से। कोई है, हमें निकालो यहाँ से। दरवाजा खोलो। मेरी आंखें डरते हुए बाथरूम की ओर मुड़ी। बंद बाथरूम के अंदर कौन हो सकता है? यह सवाल तो जहन में था, लेकिन इसका जवाब पाने से बेहतर शायद उस वक्त मौत थी। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था और चाह के भी मदद को चिल्ला नहीं पा रहा था जब वो आवाज और तेज हुई और साथ ही मुझे सुनाई दिया, कोई है, हमें निकालो यहाँ से। दरवाजा खोलो। अमित से रहा नहीं गया और वो घर से बाहर निकल के भागा। अमित ने उससे आगे बताना शुरू किया। मैंने बाहर निकल के साइकिल निकाली और मोहल्ले की गलियों से निकल के मेन रोड पर पहुंचा। बेतहाशा पूरी ताकत से
बहुत तेज साइकिल चला रहा था मैं। जितनी जल्दी हो सके मुझे अपने दोस्त आलोक के घर पहुंचना था। जाते जाते एक मोड़ से मुड़ के आगे बढ़ा तो कोई आवाज नहीं आई, पता भी नहीं चला। पर पता नहीं कहां से बड़ी सी गाड़ी ने मुझे साइकिल के पीछे जोरदार टक्कर मारी और मैं कुछ दूर आगे जाके गिरा, जिससे मेरी बाएं हाथ की हड्डी टूटने के साथ साथ साइकिल भी कुछ दूर खिसक के गिरी। टूटी बांह के दर्द को भुला पाना तो मुश्किल था, लेकिन जब और भागा अपने दोस्त आलोक के घर। वहां पहुंचने पर उसने मेरी हालत देख के तुरंत डॉक्टर को लाने के लिए निकल गया। मैं उसके घर में अकेला ही था। सोचा जख्म धो लूं तो इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा। मैंने बाथरूम में घुस के बेसिन का नल चलाया ही था कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे हाथ पांव वैसे दर्द से सुन्न थे, पर अब डर से भी हो गए थे। मेरी आंखों के सामने बाथरूम का दरवाजा धीमे धीमे बंद हुआ। मैं अपने दाएं हाथ से ही दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऊपर से बाएं हाथ में दर्द भी बढ़े जा रहा था। मैं अब हाथों से दरवाजे को ना पकड़ के कंधे से मारना शुरू किया, लेकिन काफी देर कोशिश करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं एक सेकंड को सांस लेने रुका ही था कि किसी ने मेरे बाल पकड़ के जोर से पीठ की ओर खींचना शुरू किया। मैं पूरी ताकत से अपना सर सामने की ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे जिस्म में ताकत इस वक्त थी ही कहां। मुझे किसी ने खींचकर इतनी जोर से पटका बाथरूम में, जैसे मैं कोई इंसान नहीं कागज का टुकड़ा हूं। बहुत तेज चोट लगी थी मुझे। सर से खून बहे जा रहा था और जैसे ही मुझे लगा कि शायद अब कुछ और नहीं हो सकता कि तभी किसी ने बालों से पकड़ के मेरा सर बाथरूम की दोनों ओर की दीवारों पर लगाया और फिर एक के बाद एक प्रहार की। मैं इन सारी चोटों के कारण बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में ही मेरे कानों में किसी ने कहा, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अमित ने आगे बताना शुरू किया। जब मुझे होश आ रहा था तो मुझे समझ आया कि आलोक मुझे उठाकर बिस्तर तक ले जा रहा था और मेरे पैर जमीन पर खिसट रहे थे। मुझे डॉक्टर ने बेहोशी में ही चेक किया और दवा वगैरह लेने और डॉक्टर को छोड़ने आलोक उनके साथ बाहर निकल गया और मैं वहीं बिस्तर पे ही पड़ा रहा। कुछ देर तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर लगा जैसे कोई मेरे बालों पर अपनी उंगलियां बड़े प्यार से फिरा रहा था। कुछ देर ऐसे ही बालों में उंगलियां फिराने के बाद अचानक मेरे बालों को एक बार जोर से खींचकर मारा और फिर मेरे सर को जोर जोर से हिलाकर एक आवाज ने मेरे कानों के पास आकर कहा, क्यों किया ऐसा? बचोगे नहीं तो नहीं बचोगे। मैं आंखें भी नहीं खोल पा रहा था कि देख सकूं कि उसी वक्त मेरा सर बालों से ही पकड़ के सर के पीछे बिस्तर की लकड़ी पे 3 बार जोर जोर से मार के छोड़ दिया। आलोक किस्मत से उसी वक्त पहुंचा और मुझे पास की डिस्पेंसरी में ले गया।
मरहम पट्टी और इंजेक्शंस लगवाकर वो मुझे वापस घर लाया। वापस पहुंच के मैं सोया हुआ ही था जब मेरी नींद एक बार फिर से खुली, एक आवाज से। आवाज मेरे बिस्तर के नीचे से आ रही थी। मैं खिसक के हिम्मत करता हुआ धीमे धीमे बिस्तर के नीचे देखने को झुका तो मैंने देखा एक बच्ची घुटनों में मुंह छुपाए बैठी थी। मैं कुछ कहूं उससे पहले ही वही आवाज मेरे ठीक पीछे से हुई। मैं जैसे ही पलटा तो वही बच्ची मेरे ठीक पीछे बिस्तर पर लेटी हुई थी और मुझे देखते ही मेरे चेहरे से 2 इंच दूर अपना चेहरा लाकर इतनी जोर से चीखी कि मैं घबरा के नीचे गिर गया और मुझे पकड़ के नोचता हुआ कोई मुझे बिस्तर के नीचे घसीटने लगा। मैं पलंग के नीचे से ऊपर पलंग पे जोर जोर से मारने लगा और इन सारे शोर को सुनकर आलोक वहां आया और मुझे निकाल के उसने पूछा कि मैं बिस्तर के नीचे कैसे पहुंचा। मैंने उसे सब कुछ बताया तो उसके पास कहने को कुछ नहीं था। आलोक मुझे आराम करने को कह के मेरे कमरे के अंदर ही बने बाथरूम में गया और मेरी नजरें उस पर टिकी रहीं क्योंकि कहीं और नजर घुमाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं बाथरूम की तरफ ही देख रहा था जब मैंने देखा कि एक लड़की उस कमरे के दरवाजे से चीखती हुई दौड़ते हुए आई और पूरा कमरा पार करके चीखती हुई दीवार में समा गई। उसे देखकर मेरी भी चीख निकल गई थी और मेरी चीख सुनकर बाथरूम के दरवाजे से चेहरे पर साबुन का झाग लिए हुए आलोक ने झांका और पूछा, अरे क्या हुआ, तू चीखा क्यों? मैं उसके सवाल का जवाब देने ही वाला था कि आलोक के चेहरे के ठीक नीचे से एक बच्ची का चेहरा दिखाई दिया और उसने डरावनी सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे पूछा, क्या हुआ, चीख क्यों रहा है? अमित ने जब इतनी कहानी प्रेस को बताई तब तक उसके काफी जख्म भर चुके थे, लेकिन माथे पर कुछ पट्टियां और हाथ का प्लास्टर था। वो आगे कुछ बताता इसके पहले ही पानी पीते हुए अचानक गले को पकड़ के बुरी तरह अमित तड़पने लगा और तड़पते तड़पते ही उसने कहा, वो लड़की यही है, वो लड़की मुझे मार रही है, वो लड़की मुझे मार रही है। पूरी की पूरी प्रेस वहीं के वहीं मूर्ति की तरह जम के खड़ी हो गई, क्योंकि अमित ने उसी दिन वहीं पर दम घुटने से मौत का दावा किया था। अमित की लाश को वहां से हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। अमित की मौत के बाद ने प्रेस ने आलोक का पीछा करना शुरू किया। फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करके अमित की जलती चिता के पास खड़े होकर आलोक ने प्रेस वालों को आगे की पूरी कहानी बताई। अमित के कुछ रिश्तेदार जब शहर में नए आए थे, उन्हें बड़ी रईसी और ऐशो आराम की जिंदगी पसंद थी।
पैसा भी बहुत था उनके पास खर्चने को। नए शहर में ऐसे लोगों की एक ही दिक्कत होती है, कामकाज करने वाले नौकरों की। इन्हें भी कोई नहीं मिल रहा था। अमित का इनके घर लगातार आना जाना था। उन्होंने अमित से भी कई बार कहा कि कोई नौकर दिलवा दो, क्योंकि अमित का काम ही यही था। वो एक डोमेस्टिक हेल्प एजेंसी चलाता था। अमित ने बहुत ढूंढने के बाद गांव में कहकर एक 11 साल की बच्ची मोनू को बुलवा लिया। मोनू के माँ बाप बहुत गरीब थे। उसे भेजकर सोचा कि चलो कुछ पैसे आएंगे और इसको भी वक्त पे दाना पानी और कपड़ा मिल जाएगा। यहां गांव में भरपेट 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी मोनू को। मोनू आ तो गई, लेकिन उन हैवानों के साथ उस बच्ची का बहुत बुरा हाल हुआ। वो बात बात पे उस बच्ची को बेंत से और जूतों से मारते और एक बार धक्का मार के सीढ़ियों से भी फेंक दिया था। अमित को सारी बातें उस बच्ची के माँ बाप बताते रहते थे, लेकिन अमित ने कभी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। वो चाहता तो बहुत आराम से उस फूल को मुरझाने से बचा सकता था। वो बच्ची जब ठीक हुई तो कुछ दिन तो उन लोगों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन एक दिन बस 2-3 बिस्किट क्या खा लिए थे उस बच्ची ने। उन्होंने गुस्से में पहले तो उसे जानवरों की तरह मारा, फिर उसे बाथरूम में बंद कर दिया। उस दिन दोनों को शहर से बाहर जाना था किसी काम से, और वहां से निकलते वक्त वो बाथरूम में बंद मोनू को बाहर निकालना भूल गए थे। शहर के बाहर जाने पर एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई और बच्ची यहां बाथरूम के अंदर ही चीखती चिल्लाती रही। भूख से 2 या 3 दिन के बाद उसकी मौत भी हुई। जब अमित को ये सारी बात पता चली तो उसने लाश को ठिकाने लगाकर सब कुछ रफा दफा कर दिया। उसकी मौत के कुछ दिन बाद से ही अमित के साथ यह सिलसिला शुरू हुआ, जहां उसे एक लड़की दिखाई देती थी जो कोई और नहीं, मोनू ही थी। अपनी मौत के बाद में मोनू ने अपने गुनहगार को उसके गुनाह की सजा दे दी